डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर ऊतक यानी टिश्यू। इसका पहला भाग है ये। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, साथ ही साथ बात करते हैं सबसे पहले ऊतक की परिभाषा की। एक समान उत्पत्ति और रचना वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक क्या है? तो इसका आधा उत्तर यह हुआ कि कोशिकाओं का समूह है। कैसा समूह है? तो एक जैसी उत्पत्ति, रचना और क्रिया वाले कोशिकाओं का समूह है। यानी कि ऊतक को याद रखने के लिए आपको दो बात दिमाग में रखना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। कैसी कोशिकाओं का समूह होता है? तो एक समान उत्पत्ति, रचना और क्रिया वाले कोशिकाओं का समूह होता है। अगर आप कोशिका के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं और हमारा वीडियो कोशिका पर नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। वहां आपको कोशिका के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, हम ऊतक, ये दो ऊतक हैं और ये आपको न्यूरॉन कोशिका है, ये जो तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानी जाती है। तो ये आपको ऊतक है और ये कई न्यूरॉन जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये न्यूरॉन ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में आपको और आगे बताएंगे इस ऊतक के बारे में। अब ध्यान दीजिए, ऊतक जीव विज्ञान में इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसके लिए एक अलग शाखा बनी है जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान के उस भाग को जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, औतिकी यानी हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे ऊतक के प्रकार की, कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। ऊतक आपको दो प्रकार के होते हैं। ये रहा आपका ऊतक और ये इसका पहला प्रकार है पादप ऊतक और इसका दूसरा प्रकार है जंतु ऊतक। जैसे हमने आपको कोशिका के चैप्टर में बताया था कि कोशिका वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में बांटी जाती है, उसी तरह से ऊतक भी पादप ऊतक और जंतु ऊतक में विभाजित किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक कहते हैं और जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब हम पादप ऊतक की बात करेंगे, प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। तो आइए इनकी कुछ खूबियों को हम लोग जाने। तो पौधे चूंकि एक ही स्थान पर स्थिर रहकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अतः पौधों के अधिकांश ऊतक मृत और सहारा देने वाले होते हैं। पौधों को भोजन के लिए कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, वह जहाँ है वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बना लेते हैं। इसलिए पौधे अस्थायी जगह पर रहते हैं और ये दूसरे पौधों को सहारा देने का भी काम करते हैं, जीवों को भी सहारा देने का काम करते हैं। अब आपको हम बताते हैं
कि पौधे किस ऊतक के कारण सहारा देते हैं। तो पौधे सहारा किसी को देते हैं और ऊतक पौधों को सहारा देते हैं। अगर ऊतक न रहे पौधों में तो वह खुद पौधे खड़ा नहीं हो पाएंगे, यानी कि ऊतक पौधों को सहारा देने का भी काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ सीमित क्षेत्र तक ही होती है, अतः पौधों में विभाजित होने वाले ऊतक कुछ निश्चित भाग में ही पाए जाते हैं। पौधों के सभी भाग में विभाजित होने वाले ऊतक नहीं पाए जाते हैं, कुछ भाग में अस्थायी ऊतक पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे पादप ऊतक के वर्गीकरण की। ये देखिए आपका पादप ऊतक हो गया। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे। 2 प्रकार होते हैं माय डियर। पहला प्रकार विभाज्योतक कहलाता है और दूसरा प्रकार अस्थायी ऊतक कहलाता है। विभाज्योतक का मतलब हुआ कि जो विभाजित होता है और अस्थायी का मतलब हुआ जो विभाजित नहीं होता है। अब हम विभाज्योतक के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। तो इनमें आजीवन विभाजन और रूपांतर की क्षमता पाई जाती है। इनसे ही अस्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। इनका निर्माण लगभग एक समान आकार प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिनके बीच नगण्य अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान पाया जाता है। अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान का मतलब होता है बाबू, 2 कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले रिक्त स्थान को हम लोग अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान के नाम से जानते हैं। और नगण्य का मतलब होता है, चूंकि ये स्थान, ये ध्यान दीजिए, ये स्थान बहुत छोटे होते हैं, इस कारण से इसको नगण्य यानी नहीं के बराबर हम लोग कहते हैं। इस चीज को हम आपको चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे। इनकी कोशिका भित्तियां अत्यंत पतली होती हैं, कोशिका द्रव काफी गाढ़ा होता है और कोशिकांगों से परिपूर्ण होता है, जिनमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अगर आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, कोशिकांग और रिक्तिका के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारा कोशिका वाला वीडियो देखिए, जो आपको हमारे चैनल पर पहले से अपलोड किया हुआ है। वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ही चैनल पर आप कोशिका वाला वीडियो देखिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग कि विभाज्योतक कितने प्रकार का होता है। विभाज्योतक को हम लोग 2 आधार पर वर्गीकृत करते हैं, यानी कि विभाज्योतक को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये देखिए, पहला उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा स्थिति के आधार पर। अब हम बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर विभाज्योतक कितने प्रकार के होते हैं। तब उत्पत्ति के आधार पर विभाज्योतक आपको 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक विभाज्योतक और द्वितीय विभाज्योतक। इनकी उत्पत्ति, पहले बात करते हैं प्राथमिक विभाज्योतक की, प्राइमरी मेरिस्टेम की। इनकी उत्पत्ति भ्रूण अवस्था में होती है, जो मुख्यतः तने के सबसे ऊपरी भाग और जड़ के सबसे अंतिम भाग पर पाए जाते हैं। इनके विभाजन और रूपांतर से ही अस्थायी ऊतकों की उत्पत्ति होती है। अभी हम आपको चित्र के द्वारा इसको जस्ट समझाएंगे। पहले आप द्वितीय विभाज्योतक के बारे में जान लें। तो इनकी उत्पत्ति अस्थायी ऊतकों से होती है। द्विबीजपत्री बहुवार्षिक वृक्षों में कार्क कैबियम ऐसे ही द्वितीय विभाज्योतक हैं। अब स्थिति के आधार पर विभाज्योतक का अगर हम वर्गीकरण करें तो ये पहला होता है शीर्षस्थ विभाज्योतक। ये जड़ के सबसे अंतिम भाग और तने के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित होते हैं। इनके विभाजन और रूपांतर से पौधों की लंबाई में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। और
जो बॉडी का निर्माण होता है उसको प्राथमिक काय या प्राइमरी बॉडी कहते हैं। अब ये देखिए चित्र के माध्यम से, ये आप देख रहे हैं, यही आपका ये शीर्षस्थ विभाजोतक है। हमने यहाँ पर इसका नाम भी लिख दिया है, शीर्षस्थ विभाजोतक। ये जो आप देख रहे हैं, ये काला काला सा भूरे रंग का, ये आपको मिट्टी को दर्शाता है। और ये मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं, ये देखिए, ये जड़ का अंतिम भाग है। इस अंतिम भाग को ही जो यहाँ पर ऊतक पाया जाता है उसको हम लोग शीर्षस्थ विभाजोतक के नाम से जानते हैं। अब हम स्थिति के आधार पर विभाजोतक की बात करेंगे बाबू, तो उसमें हम दूसरा जो होता है उसको अंतःपर्वीय विभाजोतक कहते हैं। ये विभाजोतक पतियों के आधार में या टहनियों के पर्व के दोनों ओर स्थित होते हैं। ईंख का आप गांठ देखे होंगे, उसके ऊपर अपेक्षाकृत उजला भाग ऐसे ही ऊतकों और कोशिकाओं से युक्त होता है, जिसे आप आसानी से काट सकते हैं। और इन्हीं के विभाजन से अंत में अंतःपने की लंबाई में वृद्धि होती है। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों के आधार पर भी ये पाए जाते हैं, जिससे इनकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है, लेकिन इनका जीवन काल बहुत कम होता है और ये जल्द ही अस्थायी ऊतक में रूपांतरित हो जाते हैं। अब आइए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, हमने बांस का तन्ना आपको दिखाया है। आप देखते होंगे कि बांस में ये जगह जगह पर गांठ होते हैं, ये अंदर भी गांठ होता है और बाहर जो ये वलयाकार दिखाई पड़ता है। रंग भी इसका अलग होता है इसी से पहचान में, और थोड़ा सा ये खुरदरा होता है। उसी तरह से ये आपके ईख के पौधे में भी होता है। आप मक्का के पौधा में, मसूरिया के पौधा में भी इस चीज को देख सकते हैं। इसको हम लोग अंतःपर्वीय विभाजोतक के नाम से जानते हैं। ये चित्र के माध्यम से हमने आपको समझाया। अब हम तीसरा प्रकार इसका जानते हैं। ध्यान दीजिए, स्थिति के आधार पर हम विभाजोतक का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो उसका तीसरा भाग है पार्श्व विभाजोतक। इस प्रकार का विभाजोतक तने की लंबाई के अनुरूप पाया जाता है। इसके विभाजन से तने और जड़ों की मोटाई में वृद्धि होती है, जिसको हम लोग द्वितीयक वृद्धि के नाम से जानते हैं। अब हम आपको ये चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखिए, जब ये आपको ऊपर से नहीं दिखाई पड़ेगा, जब आप पौधे की जो लकड़ी होती है, छाल हटाने के बाद उसको बीच से चीरा या फाड़ा जाता है, तब आपको ये चीज जो है, ये देख रहे हैं आप ना, ये लाल रंग का लकीर, ये हकीकत में कुछ मतलब अंदर जो लकड़ी का रंग होता है उससे कुछ अलग हटके होता है, और इसको हम लोग पार्श्व विभाजोतक के नाम से जानते हैं। जैसे शीशम का लकड़ी देखिएगा, आम का लकड़ी देखिएगा, उसमें ज़्यादा ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अस्थायी ऊतक की। हमने जैसा आपको बताया कि अस्थायी ऊतक वो होता है जिसमें विभाजन की प्रक्रिया नहीं होता है। तब विभाजोतक की कोशिकाएं जहां एक और विभाजन कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, वही इनमें से कुछ विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं और इनका रूपांतर हो जाता है, और ये अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं। यानी कि विभाजोतक, अस्थायी ऊतक का ये आपको विभाजोतक का रूपांतर ही आपको अस्थायी ऊतक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग अस्थायी ऊतकों में कोशिकाओं की रचना, आकार, प्रकार और क्रिया में भी अस्थायी परिवर्तन हो जाते हैं। पादपों में कई ऊतक अंततः मृत हो जाते हैं,
जिसमें सिर्फ कोशिका भित्तियां ही बची रहती हैं। अस्थायी ऊतक के प्रकार की बात हम लोग करेंगे तो अस्थायी ऊतक ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं माय डियर, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। यानी कि अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, आप फटाफट आंसर देंगे, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। अब हम सरल अस्थायी ऊतक की बात करते हैं। इस प्रकार के ऊतकों का निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है जो एक जैसा दिखते हैं। इसके 3 भेद हैं, जिसको पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं पैरेनकाइमा की। ये पौधे के प्रमुख ऊतक हैं जिनसे बीच बीच में अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण होता है, इसलिए इसे अन्य अस्थायी ऊतकों का पूर्वज माना जाता है। यानी कि पैरेनकाइमा को अस्थायी ऊतकों का पूर्वज कहते हैं। आपसे कोई सवाल पूछे ऑब्जेक्टिव के रूप में कि अस्थायी ऊतकों का पूर्वज किस ऊतक को कहा जाता है, आप उत्तर देंगे पैरेनकाइमा को कहा जाता है। अब ये सजीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं जो गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी हो सकते हैं। प्रारंभ में इनमें काफी अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान पाए जाते हैं जो धीरे धीरे कोशिका वृद्धि के साथ घटने लगता है। अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान की चर्चा पहले भी आई थी, उसको हमने आपको समझाया भी था। हम आपको चित्र के माध्यम से भी इसी वीडियो में समझाएंगे। अब ये देखिए, इनकी कोशिकाओं की भित्तियां पतली और सेल्यूलोज से बनी होती हैं। इनके कोशिका द्रव में सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और ये कुछ एक छोटी छोटी रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। ये हम आपको पैरेनकाइमा के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ये पौधे के प्रमुख ऊतक हैं जिनसे बीच बीच में अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण होता है और इसलिए इसे अन्य अस्थायी ऊतकों का पूर्वज माना जाता है। ये सजीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं जो गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी हो सकते हैं। प्रारंभ में इनमें काफी अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान पाए जाते हैं जो धीरे धीरे कोशिका वृद्धि के साथ घटने लगता है। इनकी कोशिकाओं की भित्तियां पतली और सेलुलोज से बनी होती हैं। इनके कोशिका द्रव में सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और कुछ एक छोटी छोटी रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। ये देखिए, आपको हम ये रिक्तिका है, ये देखिए आपको लिखा भी है, एक कोशिका के अंदर है। ये गौर से देखना बाबू, एक कोशिका के अंदर है, इसको रिक्तिका बोलते हैं। और ये पूरा जो ये हरा और काला देख रहे हैं आप, ये आपको कोशिका है। और ये देखिए कोशिकाओं के बीच में जो ये गैप है बाबू, इसी को हम लोग अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। देखिए यहाँ भी ये अंतरकोशिकीय स्थान है और यहाँ पर भी ये खाली स्थान है जिसको अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। अंतरकोशिकीय स्थान की चर्चा 2 बार आई थी, हमने आपको बोला था कि इसी वीडियो में समझाएंगे। और ये देखिए कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग जीव द्रव के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तने और पत्तियों के पैरेनकाइमा में जब हरित लौक भी पाए जाते हैं तो इसको हम लोग कोलेनकाइमा कहते हैं। यानी कि तना और पत्ती के पैरेनकाइमा, ध्यान दीजिएगा, तना और पत्ती के पैरेनकाइमा में अगर हरित लवक पाया जाए तो उसका नाम बदल जाता है और इसी को हम लोग कोलेनकाइमा के नाम से जानते हैं कि पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में सिर्फ हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं पर अगर हरित लवक है
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होगी। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जबकि बिना हरित लवक वाली कोशिकाएं ग्लूकोज को स्टार के रूप में संचित करती हैं और विभिन्न पदार्थों के आवागमन और परिवहन में मदद करती हैं। कुछ जलीय पौधों में हवा भरी रिक्तिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण उनमें पलवन की क्रिया होती है, यानी वे जल के ऊपर तैरते हैं। उनको हम लोग एयरेन काइमा के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए एक बार और, कुछ जलीय पौधों में हवा भरी रिक्तिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण उनमें पलवन होता है और उनको हम लोग एरेन काइमा के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये देखिए, ये क्लोरेन काइमा है। ऐसा चित्र हम आपको स्टार्ट में शुरू में दिखाए थे, ये भी बताए थे कि इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये क्लोरेन काइमा का चित्र है। और ये देखिए बाबू, यहीं पर ये देखिए, ये सब रिक्तियाँ हैं और इनमें हवा भरा रहता है, इसलिए इसका नाम भी हमने आपको बता दिया कि इसका नाम एयरेन काइमा है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कोलेन काइमा की। ये पैरेन्काइमा के रूपांतर से उत्पन्न होते हैं। इनकी कोशिकाओं की भित्तियों में असमान रूप से खास करके विभिन्न कोनों में मोटाई में वृद्धि होती है। इस मोटाई के कारण ये ऊतक मजबूती, लचीलापन एवं यांत्रिक आधार प्रदान करते हैं। ऐसे ऊतक जड़ों और एक बीजपत्री पौधों के तना में नहीं पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के तना में एपिडर्मिस के नीचे ये लंबे लंबे सिलेंडर का निर्माण करते हैं। पत्रों यानी पत्तियों के डंठल और फलक में भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लोएम के बगल में एवं सिराओं को घेर कर कोलेनकाइमा पाए जाते हैं। ये आइए चित्र के माध्यम से समझिए, आप थोड़ा पहचानने का कोशिश कीजिए कि ये किस चीज़ का पत्ता है। मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। ये पत्ता को हमने सामने से नहीं, उसका पिछला फेस दिखाया है, पिछला चेहरा सही पहचाना आपने, ये पीपल का ही पत्ता है। और ये देखिए, ये जो बीच में मोटा भाग होता है और फिर उसको सपोर्ट देने के लिए ये जो थोड़ा मोटा और इससे लेकिन पतला पतला होता है, इसी को हम लोग कोलेनकाइमा के नाम से जानते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, ये देखिए, ये जो फलक है ये पत्ती का फलक है और इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये देखिए, यहाँ से ये चला, ये आपको जो है फलक है और इसी में ये कोलेनकाइमा आपको है और ये आपका डंठल हो गया और ये आपको तना हो गया। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। तो ये आपको देखिए, ये निर्जीव कोशिकाओं से निर्मित होता है, इसलिए इनमें जीव द्रव और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इनका निर्माण मोटी मोटी कोशिका भित्तियों से होता है, जिसमें सेल्यूलोज के अलावा लिग्निन, सुबेरिन एवं पेप्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ये पौधों के विभिन्न अंगों को मजबूत यांत्रिक सहारा या बल देते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, रेसे जिसको हम लोग फाइब्रस कहते हैं और स्क्लेरिड्स, दो इसके प्रमुख भाग होते हैं। ये देखिए, चित्र के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। ये चित्र देखिए, ये स्क्लेरेनकाइमा का ही चित्र है। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें। हमने कहा कि इनका भी भेद होता है। तो पहला भेद रेशा होता है, जिसको फाइबर्स कहते हैं। ये लंबी लंबी बेलनाकार, पतली और नुकीली सिराओं वाली कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी कम रिक्त स्थान
या ल्यूमेन पाया जाता है। हेम्प, जूट और फ्लैक्स की तना में ऐसे ही रेशे पाए जाते हैं। कद्दू जैसे पौधों की तना का लचीलापन ऐसे ही रेशों के कारण होता है। ये देखिए जूट का चित्र आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये रेशा देख रहे हैं इसमें आप। ये जूट के पौधे को जब पानी में सराया जाता है और उसके बाद उसको निकाला जाता है धुलाई करके, उस समय का ये आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए ये हेम्प, आप ये हेम्प के रेशे हैं, लेकिन आप सोचिए ये है क्या चीज़। तो आप इसको देहाती भाषा में जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। जैसे ही हम इसका नाम लेंगे आप कहेंगे कि हाँ हमने तो इसको पहचान लिया, लेकिन इसे रेशा मिलता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये हेम्प यानी इसी को देहाती भाषा में हम लोग भांग के नाम से जानते हैं। इससे जो है रेशा प्राप्त, इसके तनों से रेशा प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेंकाइमा की। ये स्क्लेरेंकाइमा का दूसरा भाग है, दूसरा प्रकार है जिसको हम लोग स्क्लेरिड्स कहते हैं। ये अलग अलग आकृति और मोटाई वाली कोशिकाओं से बने हैं जो काफ़ी दृढ़ता प्रदान करने वाले होते हैं। ये पौधों के किसी भी हिस्से में पाए जा सकते हैं। ये अलग अलग या समूह में पाए जाते हैं। विभिन्न पौधों के बीज के खोल में पाए जाते हैं। अखरोट, नारियल और बादाम के बीज में ये काफ़ी कठोर स्टोन सेल बनाते हैं। ये जड़ और तने की यांत्रिक मजबूती के अलावा बीजों में सुरक्षात्मक दायित्व निभाते हैं, यानी कि बीजों को ये कठोर आवरण के अंदर सुरक्षित रखते हैं। ये अखरोट का फोटो है और ऊपर जो इसका कठोर आवरण होता है जिसको तोड़ने के बाद अंदर आपको अखरोट खाने को मिलता है, तो यही जो है आपका स्क्लेरिड्स होता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का बाकी भाग हम आपको आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हम सलाह देना चाहेंगे कि मेरा पिछला वीडियो जो कोशिका पर आधारित है उसको आप जरूर पढ़ें, नहीं तो इसको पढ़ने में, इसको समझने में आपको कठिनाई होगी। फिर हम अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कोई सुझाव या शिकायत हो या कुछ भी आपको कहना हो हमसे तो कमेंट बॉक्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल आईडी के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जब जाइएगा तो आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।